तो आज हम देखेंगे कि मैट्रिक्स के हेल्प से हम कैसे जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कंसीडर दी following system of n linear equations in n unknowns a11 x1 a12 x2। देखो ये 1 1 इस तरीके से चूज कर रहे हैं कि आपका ये मैट्रिक्स का एलिमेंट बनता जाए। ठीक है, मैट्रिक्स एलिमेंट आपका बना रहे a11 x1 प्लस a12 x2 a13 x3 डॉट 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 n वेरिएबल चाहिए हमको, तो a1n x1 इक्वल टू अनदर कांस्टेंट v1। सेकंड क्या हो जाएगा, a21 x1 हो जाएगा, a22 x2 हो जाएगा, a23 x3 हो जाएगा, डॉट 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 a2n xn हो जाएगा, इक्वल टू v2 हो जाएगा। कितने एलिमेंट चाहिए हमको, तो हमको n एलिमेंट चाहिए, तो n रो होनी चाहिए, तो n1 हो जाएगा, x1 हो जाएगा, an2 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, an3 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, डॉट 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 an हो जाएगा, xn हो जाएगा, ये बन जाएगा bn। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में ये वेरिएबल्स हो जाएंगे। हमें इनको सॉल्व करना है, तो जब इनको सॉल्व करना है तो इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी written as this system of equation can be written in matrix form, as कैसे लिख सकते हैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, तो जितने मैट्रिक्स वाले कोफिशिएंट दिख रहे हैं x1 x2 को, इसको अगर मैट्रिक्स में बनाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a11 a12 a1n। कहाँ तक जाएगा ये, an1 तक, an2 तक जाएगा, ये कहाँ तक जाना है, ann तक जाना है। ठीक है, ann तक जाएगा। दूसरी कॉलम मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी इसके साथ में, किसके लिए, x1 के लिए, तो x1 x2 डॉट डॉट xn तक। दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू द कांस्टेंट मैट्रिक्स b1 b2 bn तक। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि जो आपके x के कोफिशिएंट थे उनका मैट्रिक्स बना लिया, x का मैट्रिक्स बना लिया, और जो कांस्टेंट था उसका भी मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है। ये क्या है हमारे पास में, ये n क्रॉस 1 मैट्रिक्स है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो n क्रॉस 1 मैट्रिक्स बन जाएगी ये। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ले जाएं
या दिस होल सिस्टम कैन बी रिटन एज ए एक्स इक्वल टू बी। क्या लिख सकते हैं इसको हम? ए एक्स इक्वल टू बी लिख सकते हैं। ठीक है। द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। ठीक है। is called the coefficient matrix of the system of linear equations, coefficient of the system of linear equations। ठीक है, हो गया। Yes, sir. इसी तरीके से ये था सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब अगर इसमें हम फिक्स करें और डिसाइड करें कि होमोजीनियस इक्वेशंस है और नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, तो उसके बारे में क्या है तो नोट कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान रखेंगे, अभी बहुत ज़्यादा यहाँ से जो भी कंक्लूजन निकलेगा उस पर फोकस नहीं करना है, अभी खाली समझ लेना है कि जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे और डिटेल में सॉल्व होगा ये। ठीक है। होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या होता है? ए सिस्टम a system of equations ax equal to b is called a homogeneous equation is called a homogeneous equation या homogeneous system of equation या homogeneous system कहना ज़्यादा बेटर है। is called a homogeneous system if matrix B is null matrix, otherwise it is called a non-homogeneous system is a non-homogeneous system of equations is a non-homogeneous system of equations। ठीक है। तो अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है तो उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। हमको पता है सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, नो सोल्यूशन हो सकता है, और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। वो कंडीशन अप्लाई होगी A1 B1 वाली। क्या बेटा? वो कंडीशन अप्लाई होगी A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 B2 वाली। हाँ, A1 अपान B1 इक्वल टू A2 अपान B2 इक्वल टू कंडीशन अप्लाई होगी, और वो कंडीशन को डिसाइड करेंगे डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कंडीशन बनेगी। अगर वो सिंगुलर हुआ यानी इक्वल टू 0 हुआ और यह नॉन सिंगुलर हुआ तो उस पर बेस्ड हम सिचुएशन बनाएंगे। ठीक है, तो अभी उसका डिटेल पार्ट यहाँ नहीं करेंगे, डिटेल पार्ट उसका जब हम डिटर्मिनेंट होगा तब करेंगे।
ठीक है, अभी खाली इसको एक बार नोट कर लेते हैं ताकि जब डिटरमिनेंट कंप्लीट हो जाए तो ये हमें कंप्लीट लगे, यहाँ लौट के आना ना पड़े फिर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है Yes, sir. इसके सोल्यूशन का सिस्टम क्या होगा। सोल्यूशन ऑफ ए सिस्टम, सोल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो कल एक हमने देखा भी था कि किस तरीके से इक्वेशंस को लिख करके x1 y1 x2 y2 x3 y3 के वैल्यू निकालते थे, आंसर आता था, है ना। उसी चीज को यहाँ पे लिखना है लैंग्वेज में, क्या है ये। तो कंसीडर द सिस्टम, कंसीडर द सिस्टम consider the system of the equations, consider the system of the equations has one or more solution, then it is said to be a consistent system, a consistent system। अगर उसका एक या एक से अधिक सोल्यूशन है, मतलब सोल्यूशन है तो उसको कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलेंगे। अदरवाइज it is an inconsistent, otherwise it is an inconsistent system of equations। ठीक है, सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, सोल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। नोट कर लिया। Yes, sir. अब इसको सॉल्व करने के दो रूल हैं, एक मैट्रिक्स मेथड है, दूसरा है क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर्स रूल हम लोग डिटरमिनेंट में डिस्कस करेंगे डिटेल में, इनफैक्ट एग्जाम में हम उसी रूल को ज्यादातर अप्लाई करते हैं। ठीक है, दूसरा है मैट्रिक्स मेथड। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स मेथड को जो हमने पीछे सॉल्व भी किया है उसी को एक बार और डिस्कस करेंगे, नोट कर लेंगे कि क्या है, उसके थ्रू बाकी आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन होमोजीनियस, मतलब मैट्रिक्स बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। So we have two methods, there are two methods, there are two methods। Number one is called Cramer's rule, ये आपका डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एक्सेट्रा के बेसिस पे सलूशन देता है। अब डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 क्या है ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिटरमिनेंट में देखेंगे। ठीक है, दूसरा है मैट्रिक्स मेथड, इसको यहीं पे देखेंगे हम। दूसरा क्या है, मैट्रिक्स मेथड।
इसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो मैट्रिक्स मेथड यूज करके अगर किसी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। तो लेट गिवन इक्वेशंस आर a1x b1y c1z equal to d1, a2x b2y plus c2z equal to d2, a3x b3y प्लस ध्यान रखना ये वाई वाई रहेगा, वाई पे कोई नंबर नहीं आएगा एक्स वाई जेड पे, ये जेड है खाली, ये बन जाएगा c3z, ये इक्वल टू बन गया d3। If this system of equation is given, then this can be written as a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 x y z d1 d2 d3। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, जहाँ पे इसको a बोलेंगे, इसको x बोलेंगे, ये आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स d हो जाएगा। d में है तो d लिख देंगे, ठीक है। अब हमें इसका सलूशन निकालना है। क्या करना है, इसका सलूशन निकालना है तो क्या करें, माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो माइनस a1 a x इक्वल टू a माइनस 1d, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू a इनवर्स d। क्या बन जाएगा, x इक्वल टू a इनवर्स d। अब a इनवर्स निकाल लें और उसको d से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इसका सलूशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हमें इसका सलूशन मिल जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि मैट्रिक्स मेथड से सलूशन निकालने के लिए जो पहली लिमिटेशंस आपको फेस करनी पड़ेगी वो ये है कि a इनवर्स आपका निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। वो क्या है कि a इनवर्स आपका निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। Yes, sir. तो यहाँ से अगर डायरेक्टली सॉल्यूशन के फॉर्म में देखें तो x कैन बी रिटन एज 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ a लिख सकते हैं, इनटू एडजॉइंट ऑफ a लिख सकते हैं इसको, मल्टीप्लाइड बाई d, ठीक। Yes, sir. ओके, तो अब इसको निकालने के लिए जरूरी क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ a को पता हो, एडजॉइंट ऑफ a निकले, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बनेगा आपका। देखते हैं क्या है, बेस्ड ऑन a एडजॉइंट ए एंड डी वैल्यू क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम। तो हम ये सिचुएशन यहाँ से ड्रा कर सकते हैं केसेस, इफ a इज a नॉन सिंगुलर, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। is a non-singular matrix, then the system of equations given by ax equal to d has a unique solution, has a unique solution,
given by x इक्वल टू a इनवर्स d। क्योंकि डेल्टा a अगर जीरो नहीं है, यानी आपका डिटरमिनेंट a जीरो नहीं है, तो उसकी वैल्यू निकलेगी, उसको सॉल्व करेंगे तो एक मैट्रिक्स a इनवर्स d निकलेगी जो x मैट्रिक्स से इक्वल होगी, और आपको x1 y1 सब सारी वैल्यू x की मिल जाएंगी। ठीक है। सेकेंड सिचुएशन है कि अगर a आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या होगा। If A is a singular matrix, if A is a singular matrix, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि वो डेल्टा A इक्वल टू जीरो हो, और साथ में सिंगुलर मैट्रिक्स लिख लेते हैं ब्रैकेट में। इसका मीनिंग क्या है, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू जीरो, एंड ध्यान रखेंगे इसको, एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ adjoint A with D, this also equal to a null matrix, this also equal to a null matrix। ठीक है, ये दोनों कंडीशन साथ में चलेंगी। ए आपका जीरो है डिटरमिनेंट, और एडजॉइंट ए इंटू डी भी जीरो है, देन दिस सिस्टम then the system of the equation given by ax equal to d, कंसिस्टेंट होगा, ये इज कंसिस्टेंट होगा, मतलब इसके सॉल्यूशन होंगे विद इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, विद इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, हाँ ठीक है, ये a जीरो हो और ये एडजॉइंट a इंटू डी जीरो हो, तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन सिर्फ a जीरो हो और इसका मल्टीप्लिकेशन जीरो ना हो, तो ये सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। नोट कर लिया इसको। Yes, sir. बट if A is a singular matrix, but if A is a singular matrix, but if A is a singular matrix and adjoint of A into D does not equal to a null matrix, then the system of equations given by ax equal to d is inconsistent, and has no solutions।
and has no solution. ठीक है, ये होगा नॉन होमोजीनियस के लिए। तो नॉन होमोजीनियस की जो सिस्टम है सॉल्यूशंस की, उसको समराइज कर लेते हैं। समराइज कैसे करते हैं? इफ a does not equal to 0, if a does not equal to 0, then system will have unique solution. क्या है? If a does not equal to 0, then you will get a unique solution. Unique solution as x equal to a inverse d. ठीक है, we are summarizing the situation for the equation ax equal to d. ax equal to d आपका इक्वेशन है, इसके लिए लिख रहे हैं if determinant a does not equal to 0, then we will get unique solution as x equal to a inverse d. 2, if a equal to 0, then you have two cases. Case a, if adjoint a into d equal to null matrix, so you will get infinitely many solutions. Case b, if adjoint AD does not equal to 0, then no solution. Okay. Case 1 and 2A are consistent. It means they have solution. Okay. While 2B is for inconsistent. तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पे क्वेश्चन आता है, यूनिक सोल्यूशन होगा कि इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस होगा या नो सोल्यूशन पे क्वेश्चन होगा। 10 बार क्वेश्चन आया हुआ है जी मेंस में या एडवांस में, तो 7 बार इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट आर नॉट कंसिस्टेंट, हैज यूनिक सॉल्यूशंस, हैज मैनी सॉल्यूशंस, हैज नो सॉल्यूशंस। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आए हुए हैं और पूछे गए हैं। तो अगर ये आपको याद रहेगा तो आप इससे क्वेश्चन बनाने जाओगे, क्योंकि कैलकुलेशन में आपने ए इनवर्स निकालना सीखा हुआ है, एडजॉइंट ए निकालना सीखा हुआ है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखा हुआ है। तो कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है आपको मैट्रिक्स बनाना है, उसके हेल्प से एडजॉइंट निकाल लेना है, इनवर्स निकाल लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई कर लेना है और कंक्लूड कर लेना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया। अब अगर ये नॉन होमोजीनियस के लिए था, अब अगर सिस्टम आपको होमोजीनियस होगा तो क्या सोल्यूशन निकलेगा उसका? फॉर होमोजीनियस सिस्टम इसमें दो ही केस बनते हैं आपके, मैट्रिक्स AX इक्वल टू नल मैट्रिक्स होती है। और ध्यान रखेंगे इसमें जो केस 1 बनेगा, इफ डिटरमिनेंट A डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इफ A इज सिंगुलर, क्या नॉन सिंगुलर, क्या है? इफ A इज नॉन सिंगुलर, then the system
then the system of equations will have unique trivial solutions, will have unique solution. इसको हम ट्राइवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ट्राइवियल सॉल्यूशन मतलब होता है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। ठीक है, क्या बोलेंगे? ट्राइवियल सॉल्यूशन केस 2, but if a equal to 0 means a is singular, then the system of equations will have infinitely many solutions। तो होमोजेनियस में जो भी आपका सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट ही होगा, मतलब हुआ तो या तो उसका सोल्यूशन ट्राइवियल 0 0 0 होगा या कुछ और होगा। ध्यान रखना, ट्राइवियल सॉल्यूशन का मीनिंग होता है 0 0 0 मीन्स x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0, z1 इक्वल टू 0, सारे का वैल्यू 0 0 हो। और नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन होता है एनी सॉल्यूशन ऑफ x इन एडिशन टू 0, 0 के अलावा बाकी अगर कोई और भी सॉल्यूशन है उसका तो उसको बोलेंगे हम नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। Yes, sir. तो कल एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 7 वाले को सॉल्व किया था हमने, और हमने देखा था कि इसका a डज नॉट इक्वल टू 0 था, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन था, और इसका हमें यूनिक सोल्यूशन मिला था। ठीक है, क्या मिला था? इसका हमें यूनिक सोल्यूशन मिला था कल। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था कल, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 7, x प्लस 3z इक्वल टू 11, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। इसको सॉल्व किया था। सॉल्व करते हुए हमने देखा था कि डिटरमिनेंट a इक्वल टू आपकी वैल्यू आई थी, डिटरमिनेंट a डज नॉट इक्वल टू 0 था और इसकी वैल्यू 18 आई थी, है ना? a डज नॉट इक्वल टू 0 था और इसलिए इसका सोल्यूशन मिला था हमें। क्या सोल्यूशन मिला था? यूनिक सोल्यूशन मिला था। वी हैव गॉट यूनिक सोल्यूशन फॉर दिस। हमने सॉल्व किया हुआ कल के क्लास में। क्या मिला था यूनिक सोल्यूशन? x इक्वल टू 2 मिला था, y इक्वल टू 1 मिला था और z इक्वल टू 3 मिला था। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन हमने और दिया था करने के लिए। वो क्वेश्चन था 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 8, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5, x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 4। अब अगर इसके लिए हम सॉल्व करें तो देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो आपका मैट्रिक्स ए बनेगी वो 2 बनेगी, 4 बनेगी, 6 बनेगी, 1 2 3 बनेगी, 1 1 3 बनेगी, है ना? मैट्रिक्स एक्स एक्स वाई जेड बनेगी और मैट्रिक्स डी या मैट्रिक्स बी आपकी 8 5 4 बनेगी। स्टेप नंबर 1 चेक करना था इसका। सबसे पहले ए चेक करना कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी होगी इसमें। ठीक है,
डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी होगी इसमें। तो आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी ए की, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 होगी तो सेकेंड स्टेप हमको चेक करना पड़ेगा अब एडजॉइंट ए इनटू इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन चेक करना पड़ेगा। अगर ये ए है, ये एक्स है, ये डी है, डी लिखो बी लिखो कोई बात नहीं, चाहे जो लिख लो, मैं डी लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो इंटू डी चेक करना पड़ेगा। तो हम जो चेक करेंगे तो ये डज नॉट इक्वल टू ओ मिलेगा हमको। कैसे? इसके एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो इसके एडजॉइंट जो आएंगे वो आएगा मैट्रिक्स आपका, वो कोफैक्टर का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनती है। मैं लिख दे रहा हूँ आंसर क्या आएगा। वो आएगा 3 0 -1 -6 0 2 0 0 0 आएगा, है ना। अब इस एडजॉइंट ए को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ में, डी के साथ में, एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करोगे डी के साथ में तो क्या बन जाएगा, ये मैट्रिक्स बन जाएगा आपका 3 0 -1 -6 0 2 0 0 0। इसको मल्टीप्लाई करना है 8 5 4 से, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी आपको, ये मिलेगी 20 -40 एंड 0। So this is not equal to 0, this is not equal to, therefore this system is inconsistent and has no solution। ठीक है। तो since condition 1 and condition 2 satisfied, condition 1 and condition 2 be satisfied here, therefore given system is inconsistent and has no solutions। नोट कर लो यहाँ पे, since a does not, a equal to 0 and adjoint A into D does not equal to O, hence system of equation is inconsistent, hence the system of equations is inconsistent, means it has no solution for x, y and z। ठीक है। बहुत इजी, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर हमें इमेज कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस क्या है इसमें देखना है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन इन दी एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस हमारी रिफ्लेक्शन इन मिरर की तरह काम करे तो उसके लिए रोटेशन मैट्रिक्स क्या बनेगी, मतलब कौन सी मैट्रिक्स होगी जिससे यूज करके हम डायरेक्टली जो है वो रिजल्ट अचीव कर पाएंगे जो कि यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। सपोज कोई पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई है, क्या है, कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई है, और ये एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन की तरह काम करेगी तो इसकी इमेज बना देगी। कहाँ बना देगी, इस पॉइंट पे बना देगी, ए डैश पॉइंट पे बना देगी। तो ये x1 y1 हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है। अब हमको पता है, हमको क्या पता है कि we know that in the coordinate system that is x1 equal to x है, क्या है, x1 equal to x है ना, और y1 equal to माइनस y1 Yes, sir. है ना। देखो इस सिस्टम को इस तरीके से लिखा जा सकता है, 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं प्लस 0 इंटू वाई, और इसको 0 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 इंटू वाई लिखा जा सकता है, लिखा सकता है कि नहीं। Yes, sir. लिखा जा सकता है। अब जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं।
दोनों दो इक्वेशंस हमको दे दिए गए एक तरीके से। ये क्या दे दिए गए? दो इक्वेशन दे दिए गए हमको। दिस मीन्स दो इक्वेशन दे दिया गया, x1 इक्वल टू 1x प्लस 0y एंड y1 इक्वल टू 0x माइनस 1y। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें अगर इसको हम, तो इसको लिखेंगे x1 y1, है ना। इसको लिखेंगे 1 0 0 माइनस 1 x एंड y। ठीक, लिख सकते हैं। Yes, sir. अब एक्स वाई की जगह पे कोई भी पॉइंट 1 2 3 4 4 5 7 8 कुछ भी रख दो, और उस पॉइंट को अगर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ए डैश का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा ना। ठीक है। Yes, sir. तो इस मैट्रिक्स को, चूंकि इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर इसका एक्स एक्सिस के अपोजिट कोऑर्डिनेट मिल जा रहा है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। Okay, sir. ठीक है। यहाँ पे कह सकते हैं कि 10 दी मैट्रिक्स 1 0 0 माइनस 1 describes the reflection of a point A in, और बेटर लिखें तो यहाँ पे पॉइंट ए ब्रैकेट में x कामा y इन दी x एक्सिस। ओके, so this matrix will be called reflection matrix with respect to x axis। देखो ध्यान से, ये 1 माइनस 1 है। इसी तरीके से अगर y एक्सिस में आपको रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स बनाना हो तो क्या बनाओगे? इसी पॉइंट का y एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर बनाना है तो क्या बनाओगे? यहाँ पे a डैश बनेगा, a डबल डैश लेट x1 तो y1। x माइनस हो जाएगा। हाँ, तो कितना हो जाएगा? -1 0 0 1 हो जाएगा, है ना। क्योंकि x माइनस हो जाएगा और y आपका वही रह जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स होगी वो क्या बनेगी? -1 0 0 1, है ना। ठीक है। दिस मैट्रिक्स will describe the reflection of a point xy in the y axis। ठीक है। हो गया।
हो गया बेटा? सर 1 मिनट। हो गया सर। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी पॉइंट को भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर भी देखना चाहे रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन, रिफ्लेक्शन थ्रू द ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। कोई पॉइंट ए है, क्या है? कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई है। अगर ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्शन करेंगे मतलब वो ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में ये आपका, और उतने ही डिस्टेंस पे इसको रिफ्लेक्ट कर देगी ए डैश पे, और ये बना देगा x1 y1 बना देगा। ठीक है, तो हमको पता है कि यहाँ पे आने पर x1 और y1 दोनों क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे, है ना? तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -x हो जाएगा, y1 इक्वल टू -y हो जाएगा। इसको लिखें तो इसको -1x लिख सकते हैं, 0y लिख सकते हैं, इसको 0x लिख सकते हैं, -1y लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर इसको लिखें हम तो इसको लिखेंगे x1 y1 इक्वल टू -1 0 0 -1 x and y, है ना? दिस मैट्रिक्स विल रिप्रेजेंट रिफ्लेक्शन थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, thus the matrix -1 0 -1 मतलब किसी भी नंबर को अगर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 0 से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे बता देगा, इसका कोऑर्डिनेट बता देगा वो। ठीक है, thus the matrix -1 0 0 -1 represent represents the reflection of a point AXY through the origin। ठीक है, हो गया। यस सर, हो गया। चलिए, हमने देख लिया एक्सिस एक्स वाई दिया, एक्सिस देख लिया, ओरिजिन देख लिया। अब विद रिस्पेक्ट टू लाइन देखते हैं कि लाइन से रिफ्लेक्शन कराएंगे तो क्या होगा।
reflection in the line x equal to y. तो x इक्वल टू लाइन जो होती है ये ऐसी लाइन बनती है ना, y इक्वल टू या x इक्वल टू y लाइन ऐसी लाइन होती है। सपोज करो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, क्या है, कोई पॉइंट है ए। अभी सिर्फ इस लाइन की थोड़ी बात करनी है, तो इस लाइन पे यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, इसका कोऑर्डिनेट कितना है x कामा y। ये लाइन क्या करेगी, इसको इक्वल डिस्टेंस पे रिफ्लेक्ट कर देगी ऐसे, और यहाँ पे पॉइंट x1 y1 हो जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा अपना a'। अब इसको कोरिलेट करना है, ठीक है, क्या करना है, कोरिलेट करना है। तो कोरिलेट कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से, जरा ध्यान से देखने की बात है। जब पॉइंट ये था तो यहाँ पे ये लाइन, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, क्या है, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, इसको ध्यान से देखो कि ये डिस्टेंस जो ऊपर वाली है, और इसको थोड़ा सा इसको ऊपर लिखते तो अच्छा रहता, वाई एक्सिस को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा करके यहाँ लिखते हैं। तो ये वाली डिस्टेंस आपकी x है और ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये आपकी y है ना, ठीक है। यस सर। इस पॉइंट पे आ गए हो, इस पॉइंट पे आपका ये जो डिस्टेंस है ये बन जाएगी x, है ना, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये बन जाएगी क्या, y1, है ना, ये बन गई x1 और y1। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो x की लेंथ थी वो y1 को मिल गई है, और जो y की लेंथ थी वो किसको मिल गई है, x1 को, ठीक है। x में x1 रखोगे तो y इक्वल टू x1 मिल जाएगा। देखो ये है ना, तो इसमें देखो हमें किस मान में x1 की वैल्यू चाहिए, तो x की जगह पे x1 रखेंगे तो x1 इक्वल टू y बन जाएगा, है ना, x1 इक्वल टू y बन जाएगा, और y1 इक्वल टू कितना बन जाएगा, x बन जाएगा। y की जगह पे y1 रखें तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। इसको लिखें तो इसको लिखेंगे 0x प्लस 1y, इसको लिखें तो इसको लिखेंगे 1x प्लस 0y, यानी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना हुआ तो x1 y1 इक्वल टू लिखना है तो क्या हो जाएगा, 0 1 1 0 x एंड y, ठीक है, बात समझ में आ गई। 10 the matrix 0 1 1 0 is the reflection matrix in the line y equal to x या x equal to y। ठीक है बेटा, यस सर। समझ में आ रहा है। यस सर।
ये लाइन y इक्वल टू एक्स है या x इक्वल टू y। ठीक, चलिए रिफ्लेक्शन इन लाइन y इक्वल टू टेन थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, m इक्वल टू टेन थीटा होता। ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर एंगल पे अगर लाइन के रिस्पेक्ट में आपको रिफ्लेक्शन जानना है तो कैसे करेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। मान लेते हैं थीटा डिग्री पे कोई लाइन बनी हुई है, ये थीटा डिग्री पे लाइन है। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा या y इक्वल टू एम एक्स। और यहाँ पे कोई पॉइंट है पीछे वाली की तरह ए पॉइंट है, तो क्या करो ए से परपेंडिकुलर डाल दो इस लाइन पे, ये बन जाएगा एक्स कामा वाई पॉइंट। और ये उतने ही डिस्टेंस पे नीचे की तरफ अपने जो है इसका इमेज बना देगी, ए डैश एक्स वन वाई वन। पीछे वाले की तरह इसका भी कैलकुलेशन कर लेंगे, तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी इस तरीके से कि एक्स वन इक्वल टू जो बनेगा एक्स इंटू कॉस टू थीटा बनेगा प्लस वाई इंटू साइन टू थीटा बनेगा। वाई वन इक्वल टू जो बनेगा वो एक्स साइन टू थीटा बनेगा माइनस वाई कॉस टू थीटा बनेगा। तो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स क्या हो जाएगी इसके लिए, ये हो जाएगी एक्स वन वाई वन इक्वल टू कॉस टू थीटा साइन टू थीटा साइन टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा। एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है स्टूडेंट को कि ये वाली मैट्रिक्स आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगी। सिंपल है, y इक्वल टू एम थीटा में आपको रिफ्लेक्शन करना है तो ध्यान रखना cos टू थीटा साइन टू थीटा साइन टू थीटा माइनस cos टू थीटा। एक दो बार लिखोगे करोगे प्रैक्टिस तो याद आ जाएगी। ये मैट्रिक्स बहुत हेल्पफुल है आपको। ठीक है, ओके। क्योंकि इस मैट्रिक्स के हेल्प से आप एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू एक्स किसी के लिए भी मैट्रिक्स निकाल सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इसमें थीटा इक्वल टू जीरो पुटअप कर दो तो ये आपका एक्स एक्सिस वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पुटअप कर दो तो वाई एक्सिस वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर पुटअप कर दो तो वाई इक्वल टू एक्स लाइन वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। तो पीछे के जो तीनों मैट्रिक्स देखी हैं हमने वो सारी मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से ड्राइव की जा सकती है। ठीक है, ये आपको एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन दे देगा, ये आपको वाई एक्सिस रिफ्लेक्शन दे देगा और ये आपको वाई इक्वल टू एक्स लाइन रिफ्लेक्शन दे देगा। ठीक है, cos टू थीटा साइन टू थीटा cos साइन टू थीटा माइनस cos टू थीटा, ये आपका
रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स हो जाएगी y इक्वल टू एक्स tan थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हो गया। हो गया सर। इसी तरीके से रोटेशन थ्रू एंगल थीटा की मैट्रिक्स क्या बनेगी? तो सबसे पहले इसका मीनिंग जानते हैं, क्या है ये? एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और कोई पॉइंट मान लेते हैं किसी लाइन पे है ये, क्योंकि कोई पॉइंट होगा वो लाइन पे बनाई जा सकती है। मान लेते हैं कोई पॉइंट ए इस लाइन पे है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई है, ये पॉइंट यहाँ पे है। अब अगर इसको थीटा डिग्री से रोटेट करना चाहते हैं तो ऐसे तो रोटेशन समझ में नहीं आएगा, तो क्या करें कि थीटा डिग्री पे एक और एंगल बना लें। क्या बना लें? इस लाइन से थीटा एंगल बनाती हुई एक लाइन बना लें। क्या करें? इससे थीटा एंगल बनाती हुई एक लाइन बना लें। ठीक है, और जब इसे थीटा एंगल बनाते हुए लाइन बना लेंगे हम, तो हम देखेंगे कि इसका जो इमेज है आपके पास में, जब इसको थीटा डिग्री पर रोटेट करोगे इस तरीके से ऐसे, ये यहाँ पे आ जाएगा ए डैश x1 y1 आ जाएगा। ठीक है, x1 y1 आ जाएगा। ध्यान रखना कि इसमें जो रिलेशन बनेगा वो x1 इक्वल टू एक्स cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा बनता है, और y1 इक्वल टू वाई साइन थीटा प्लस वाई cos थीटा बनता है। पिछले वाली मैट्रिक्स की तरह ही ये साइन थोड़ा ऊपर नीचे, और थीटा 2 के बजाय थीटा है यहाँ पे। तो इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो x1 y1 इक्वल टू कितना बन जाएगा ये? cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। देखो मैट्रिक्स का पैटर्न सेम है, cos थीटा sin थीटा cos थीटा, बस सिर्फ साइन चेंज होना है। यहाँ पे इस बार माइनस हो गया, वहां पे यहाँ पे माइनस का। ठीक है, एक्स और वाई। एंगल थीटा से किसी कोऑर्डिनेट को अगर आपको रोटेट करना है या रोटेशन मैट्रिक्स जाननी है, तो वो क्या होगी? cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया? यस सर, कर लिया। इस पे क्वेश्चन करते हैं, इसके एप्लीकेशन पे। क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, फाइंड द image of find the image of the point 2 minus 4 under the transformation x comma y changes x plus 3y and y minus x.
ठीक है, तो ये आपको एक नया रोटेशन मैट्रिक्स दी हुई है, तो क्या करो, इसका रोटेशन मैट्रिक्स बना लो। आपको दिया क्या है, गिवन है कि एक्स और वाई की जो इमेज है वो ये बन जाती है, क्या बन जाती है, वो ये बन जाती है। ठीक है, तो लेट x1 comma y1 be the image of the point x comma y. Then we have x1 equal to x plus 3y, ये दिया हुआ ना हमको, and y1 equal to minus x plus y. This will give us transformation matrix as x1 y1 equal to 1 3 minus 1 y minus 1 1 into xy. ठीक है, so this is the transformation matrix for the given relation. So the image of the point 2 comma minus 4 कितना हो जाएगा, 2 minus 4 का इमेज बताना है आपको, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यूज करेंगे और इसकी इमेज जो बन जाएगी ये x1 y1 इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 1 3 माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 माइनस 4 को, और इसकी इमेज आ जाएगी, कितनी आएगी इमेज इसकी, 2 माइनस 6। ठीक है, कुछ मिस्टेक है क्या, सर -12 नहीं होगा, ये 4 है ना, 4 3 12 2 तो माइनस 10 हो जाएगा ना ये, यस सर। ये माइनस 6 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो image will be -10 comma -6 is your answer। इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन रूल को यूज करके या मैट्रिक्स को यूज करके हम इजीली किसी पॉइंट का इमेज निकाल सकते हैं। ठीक है, यस सर, समझ गए। समझ आ गया ना। यस सर।